अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर में हमने डिस्कस करना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो मूवमेंट है, जो ट्रांसपोर्ट है, जो तरसील है, वो किस तरह से पूरी होती है, या वो कौन कौन से आर्गन हैं जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, उनको आज हमने डिटेल वाइज जो है डिस्कस करना है। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद सेकंड टॉपिक जो हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑक्सीजन बाइंडिंग एंड लाइब्रेशन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग करवाते हैं विद हेमोग्लोबिन, और इसकी लाइब्रेशन जो है उसकी हेमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन की अलहदगी है एट द टिश्यू लेवल, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है इसकी अगर डायग्रामेटिक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि ऑक्सीजन जो है किस तरह से जो है बॉडी के अंदर मूव करती है। इसकी जो है थोड़ी सी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। यहाँ पे अगर देखें, ये मैंने यहाँ पे लंग्स को शो किया हुआ है। लंग्स आपको पता है कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन जो है थ्रू ट्रैकिया हमारे लंग्स तक अल्टीमेटली डिलीवर हो जाती है, और हमारा लंग्स ही वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे ब्लड को ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट किया जाता है, या ऑक्सीजन की लोडिंग जो होती है ब्लड के अंदर वो कहाँ पे हो रही होती है, हमारे लंग्स के अंदर हो रही होती है। तो अगर यहाँ पे देखें, हमारे आपको थोड़ा सा मैंने क्लियर करने की कोशिश की हुई है डायग्राम में, अगर आपको समझ आ जाए तो यहाँ पे ये आपको मैंने लंग्स शो किए हुए हैं, और साथ ही यहाँ पे ये जो एच के साथ मैंने शो किया हुआ है, ये हमारा क्या है, हार्ट है, जो हमारा दिल है। हमारे हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इन आर्टरीज़ के थ्रू जो है हमारे लंग्स तक पहुँचता है। इन आर्टरीज़ को हमने क्या नाम दिया था, हमने बार कई लेक्चर्स में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि जो आर्टरीज जो है हमारे दिल से खून लेके जाती हैं लंग्स की तरफ, उनको हम वो कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और बाकी जितने भी आर्टरीज हैं, जो बाकी रेस्ट ऑफ द आर्टरीज हैं जो कि पूरे जिस्म की तरफ खून को लेके जा रही हैं, ये कौन सा खून लेके जाती हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड। और ये जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये वाहिद आर्टरीज हैं जिनके अंदर कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पे एक और बात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये नहीं होता कि ऑक्सीजन बिल्कुल उसके अंदर नहीं है, उसकी अमाउंट इतनी नहीं है कि उसको हम ऑक्सीजनेटेड कंसिडर करें एज़ कम्पेयर टू दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को या मैले खून को लेके आती हैं हमारे लंग्स की तरफ। हमारे लंग्स के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन पड़ी होती है। यहाँ पे एल्वियोलाई प्रेजेंट थे ना, एल्वियोलाई के अंदर क्या पड़ी है, ऑक्सीजन पड़ी है। तो ये वाली जो आर्टरीज हैं ये आके यहाँ पे अगर देखें, एल्वियोलाई की दीवारों के साथ जो है ब्लड वेसल जो आके गुजरती हैं, और यहीं पे आके जो क्या होती है, ऑक्सीजन की लोडिंग हो जाती है कि ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई के अंदर पड़ी हुई है वो कहाँ पे चली जाती है, वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर चली जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड के अंदर थी वो कहाँ पे आ जाती है, एल्वियोलाई के अंदर आ जाती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको फिर बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है, और ऑक्सीजन को क्या है, ब्लड के अंदर शामिल किया जाता है। अब ये ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड जो है एक और वेसल के ज़रिए, एक और नाली के ज़रिए दोबारा से हमारे दिल के अंदर आ जाता है। इस नाली को हमने नाम दिया है पल्मोनरी वेन्स का। तो ये ब्लड जो है एक सर्कल में मूव कर रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से हार्ट से लंग्स की तरफ आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की लोडिंग होती है, और लोडेड जो ऑक्सीजन लोडेड ब्लड जो है वो दोबारा से हमारे हार्ट में आ जाता है। ये एक सर्कल की फॉर्म में जो मूवमेंट है इसको हम क्या नाम देते हैं, सर्कुलेशन का नाम देते हैं। और इस सर्कुलेशन, ब्लड की इस सर्कुलेशन को हम क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ लंग्स। तो लंग्स और दिल के दरमियान ये ब्लड की मूवमेंट है ना, इसकी बेस पे हम इसको क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन का नाम दे देते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड वापस हमारे दिल में आ गया है। अब ये जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड है इसको हमारा जो हार्ट है ये पंप कर देता है टुवर्ड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, कि जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं या सेल्स हैं
उनकी तरफ इसको क्या कर दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है, रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स की तरफ जो है पुल किया जाता है। क्या नहीं थी इनकी तरफ जो है रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जो है पुश कर दिया जाता है। और ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड जो है वो एट द टिश्यू लेवल, यहाँ पे जो टिश्यू लेवल पे आके क्या करता है, ये ऑक्सीजन को लाइब्रेट कर देता है, ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल दिया जाता है। हमारे जो लास्ट लेक्चर था कल वाला लेक्चर, उसमें भी मैंने आपको ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ था कि कैसे जो है ऑक्सीजन को एट द टिश्यू लेवल या कैपिलरीज के लेवल पे लाइब्रेट किया जाता है। ऑक्सीजन यहाँ पे टिश्यूज़ के पास आ जाती है, सेल्स के पास आ जाती है फॉर देयर मेटाबॉलिज्म। और इन सेल्स के अंदर क्या होती है कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, तोड़ फोड़ के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जनरेट होती है। मेटाबॉलिज्म का जो रिज़ल्ट है उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट जो है यहाँ से जनरेट होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जो है सेल से निकल कर ये हमारी वेन्यूल्स के अंदर आ जाती है। और वेन्यूल्स के थ्रू, वेन्स के थ्रू ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है, ये दोबारा से हमारे हार्ट में आ जाता है। और हमारे हार्ट से होता हुआ दोबारा से ये पल्मोनरी आर्ट के ज़रिए लंग्स के अंदर आ जाता है। और यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन की लोडिंग होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। एक ये सर्कुलेशन थी जो लंग्स और दिल के दरमियान थी, हार्ट और लंग्स के दरमियान, इसको हमने नाम दिया था पल्मोनरी सर्कुलेशन का। और दूसरी सर्कुलेशन ये है जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड जो है बॉडी सेल्स की तरफ आया और यहाँ से CO2 को लेके गया है हार्ट की तरफ, इसको हम नाम देते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। हमारा मेन टॉपिक जो है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। उसकी तरफ अगर हम आ जाएं तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि लंग्स की बात करें। लंग्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें हमने देखा था, जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन का जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने देखा था कि लंग्स के अंदर जो है छोटी छोटी थैलियाँ पड़ी हुई हैं, छोटे छोटे गुब्बारे पड़े हुए हैं, जिनको हमने नाम दिया था एल्वियोलाई का, कि उन छोटे छोटे गुब्बारों को हमने एल्वियोलाई का नाम दिया था, जो कि लंग्स के अंदर पड़े हुए हैं। और इन एल्वियोलाई के अंदर क्या थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। अब ये ऑक्सीजन जो है इसको ट्रांसपोर्ट करना है कि ऑक्सीजन जो है नॉस्ट्रल के थ्रू होती हुई, ट्रैकिया के थ्रू होती हुई ब्रोंकस में आई थी, ब्रोंक्यूल के अंदर आई, ब्रोंक्यूल से एयर सैक के अंदर गई, एयर सैक से अल्टीमेटली ये कहाँ पे चली गई है, एल्वियोलाई के अंदर चली गई है। अब एल्वियोलाई से इसको ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मूव कराना है ताकि ब्लड जो है इसको हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचाया जा सके ब्लड के ज़रिए। अब ये जो लोडिंग है ऑक्सीजन की, ये इन लंग्स के अंदर एल्वियोलाई लेवल पे होती है। एल्वियोलाई की शेप देखें तो एक छोटा सा गुब्बारा है, इसके अंदर क्या पड़ी हुई है, ऑक्सीजन पड़ी हुई है। एल्वियोलाई की दीवारों के साथ हमने आपको बताया था कि ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं। अगर इन ब्लड वेसल्स के अंदर खून की मूवमेंट को देखें तो अगर ये कंसीडर करें कि ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन की यहाँ से क्या हो गई, लोडिंग हो गई ब्लड के अंदर। अब इस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट थी, CO2 प्रेजेंट थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट थी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलकर एल्वियोलाई के अंदर आ जाती है और एल्वियोलाई के होते हुए वापस जो है नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर निकल जाती है। इसको हम क्या नाम देते हैं, गैसियस एक्सचेंज का नाम देते हैं या रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। तो अब ये जो O2 कंटेनिंग ब्लड है, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड, यहाँ से इसकी ऑक्सीजन की लोडिंग हुई है। अब ये O2 कंटेनिंग ब्लड वापस से हमारे कहाँ पे चला जाता है, हमारे हार्ट के अंदर चला जाता है, हमारे हार्ट के अंदर चला जाता है और हार्ट के थ्रू दोबारा से ये टिश्यूज़ तक आ जाता है। और यहाँ पे टिश्यू लेवल पे भी क्या हो जाती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की लोडिंग हो रही थी, अब जब टिश्यू लेवल पे आएगा तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की अनलोडिंग हो जाएगी। अनलोडिंग क्यों होगी,
क्योंकि टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर जो है कम है एज़ कम्पेयर टू दीज वेसल्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ से अनलोडिंग हो जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन की अनलोडिंग हो जाएगी या एक्सचेंज हो जाएगी, और यहाँ से टिश्यूज से जो है CO2 को दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में शामिल किया जाएगा। अगर फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑक्सीजन बाइंडिंग एंड लाइब्रेशन, उसमें हमारे पास 4 से 5 जो हैं फैक्टर्स हैं, उसकी बेस पे हम ऑक्सीजन लोडिंग और लाइब्रेशन को हम जो है डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास क्या है, फर्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास वो है PO2 का, ये क्या है, पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन का जो पार्शल प्रेशर है मुख्तलिफ जगहों पर, हर गैस का एक प्रेशर होता है, तो जब वो प्रेशर किसी सेल्स के अंदर जब वो प्रेशर की सेल के अंदर डिस्कस करते हैं या किसी टिश्यूज़ के लिहाज से डिस्कस करते हैं उस गैस के लिए, तो उसको नाम दिया जाता है पार्शल प्रेशर का। लोडिंग के वक्त क्या करते हैं कि हमारा जो ब्लड है, अगर इस वेसल को हम थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करके देखें, तो इस ब्लड के अंदर हमारे पास जो है RBCs प्रेजेंट हैं, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं। ये हमारे पास क्या है, RBCs प्रेजेंट हैं। RBCs के बाहर हमने RBC के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बाहर एक लेयर होती है, एक लाल रंग की जो है प्रोटीन की लेयर होती है। इस प्रोटीन को हमने क्या नाम दिया था, हेमोग्लोबिन का नाम देते हैं या HB का नाम देते हैं। ये HB जो है, यहाँ HB के साथ जो है ऑक्सीजन जो है बाइंड करती है, और बाइंड करके जो है ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर मूव करती रहती है। अब इसकी जो बाइंडिंग है या इसकी HB के साथ जो लाइब्रेशन है, इसी को आज हमने डिस्कस करना है। HB का जो मालिक्यूल है, जो हेमोग्लोबिन का मालिक्यूल है, ये बेसिकली 4 जो है चेन से मिलकर बना होता है, 4 चेन से मिलकर बना होता है। अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन है, और ये है चौथी चेन। हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन एटम प्रेजेंट होते हैं। इसका जो हीम ग्रुप है उसके अंदर क्या है, आयरन प्रेजेंट है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है हेमोग्लोबिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाइंडिंग स्टार्ट होती है, 4 चेन्स हैं, और इसके अंदर कितने होते हैं, 524 अमाइनो एसिड होते हैं ऑलमोस्ट। बाइंडिंग के दौरान जो फर्स्ट प्रोसेस है, क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक चेन के साथ जो है ऑक्सीजन बाइंड करती है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आएगा और एक चेन के साथ, इसकी एक चेन के साथ आके बाइंड कर जाता है। एक चेन के साथ बाइंड करेगा तो बाकी रेस्ट ऑफ द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, उसकी जो कन्फर्मेशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। हमने आपको पहले भी बताया था, एंजाइम वाले लेक्चर में भी बताया था, और प्रोटीन वाले लेक्चर में भी एक ये बात डिस्कस हुई थी कि प्रोटीन जो है उसकी कन्फर्मेशन जो है चेंज होती रहती है। जैसे ही कोई मॉलिक्यूल आके उसके साथ बाइंड करता है, तो उसके रिजल्ट में उसकी कन्फर्मेशन के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है एक चेन के साथ आके बाइंड करता है, तो इसकी हेमोग्लोबिन की कन्फर्मेशन में चेंज आता है, और जितनी भी ऐसी जगह हैं, जितनी भी ऐसे पॉइंट जहाँ पे ऑक्सीजन ने बाइंड करता है, वो क्या हो जाती हैं, एक्सपोज हो जाती हैं, वो सामने आ जाती हैं। मीन इसके स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी चेंजिंग आ जाती है, ऐसी तब्दीली आती है कि जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ने आके बाइंड करना है, वो सारे सामने आ जाते हैं, उसके बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं। तो जैसे ही वो एक्सपोज होंगे तो उन सारे पॉइंट्स पे क्या हो जाती है, ऑक्सीजन आके बाइंड हो जाती है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन आके बाइंड हो गई, यहाँ पे आके बाइंड हो गई, यहाँ पे आके बाइंड हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन ने यहाँ पे बाइंड हुई थी, जैसे यहाँ पे बाइंड हुई तो इसकी बाकी जो चेन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, एक्सपोज हो जाती हैं फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन और ऑक्सीजन बाइंडिंग। तो ऑक्सीजन बाकी जब सारे पॉइंट्स पे बाइंड हो जाती है, तो पहले तो ये क्या था, HB था, मीन जस्ट हेमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन बाइंड हुई तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं, HbO2 का नाम देते हैं, मीन्स ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कंटेनिंग हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन का। ये रेड कलर का एक पिगमेंट है जो हमारे ब्लड के अंदर RBC के अंदर प्रेजेंट होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन।
अब ये तो हमने ऑक्सीजन की बाइंडिंग की बात कर ली। अब इस बाइंडिंग को जो है कुछ फैक्टर्स जो हैं, कुछ ऐसे अनासर जो हैं जो इस बाइंडिंग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वो कौन से हैं फैक्टर्स जो हैं वो बाइंडिंग को कंट्रोल करते हैं, Hb के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करवाते हैं, या इसके उलट जो रिएक्शन होता है ड्यूरिंग द लाइब्रेशन। लाइब्रेशन कहाँ पे हो रही है? टिश्यू लेवल पे इसकी लाइब्रेशन होती है कि यहाँ पे HbO2 जो है मालिक्यूल जो है वो ब्रेक होता है Hb+O2 के अंदर, और ये जो O2 है ये टिश्यूज़ के पास आ जाती है। ये लाइब्रेशन जो है या ये बाइंडिंग जो है, ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो रेगुलेट हो रहे हैं थ्रू 5 फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स को हमने आज डिस्कस करना है। फर्स्ट फैक्टर जो हमारे पास वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसी पॉइंट पे ज़्यादा है तो वो क्या करवाएगा? वो बाइंडिंग करवाएगा या लोडिंग करवाएगा। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाती है? लोडिंग हो जाती है। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? लोडिंग हो जाती है। अगर पार्शियल प्रेशर जो है वो कम है, डिक्रीज़ हो गया है, मीन्स टिश्यू लेवल पे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? कम है, तो यहाँ पे बाइंडिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। बाइंडिंग डिक्रीज हुई मीन्स लोडिंग डिक्रीज हुई, तो अल्टीमेटली इसको हम इसका अपोजिट क्या कंसीडर करते हैं? अनलोडिंग हो जाएगी। अब लोडिंग कम हो गई है, बाइंडिंग कम हो गई है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? अनलोडिंग हो जाएगी या ऑक्सीजन की लाइब्रेशन हो जाएगी। ऑक्सीजन की लाइब्रेशन जो है यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? लाइब्रेशन हो जाएगी। लंग्स की साइड पे क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा था तो क्या हो रहा थी? ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो रही थी, ब्लड के साथ, हेमोग्लोबिन के साथ इसकी बाइंडिंग हो रही थी। लेकिन टिश्यू लेवल पे क्या है? पार्शियल प्रेशर क्या है? कम है, डिक्रीज हो गया है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? बाइंडिंग कैपेसिटी, बाइंडिंग की एफिनिटी जो है, हेमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के साथ, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाएगी? टिश्यू लेवल पे क्या होगी? लाइब्रेट होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। दूसरा फैक्टर जो हमारे पास वो है CO2। CO2 का जो इफेक्ट है वो क्या है? इसके अपोजिट है, पार्शियल प्रेशर के क्या है? अपोजिट है। अगर तो CO2 जो है वो ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था, तो उसने क्या किया था? लोडिंग काज की थी, लंग्स के अंदर क्या की थी? बाइंडिंग की थी, ऑक्सीजन की Hb के साथ बाइंडिंग करवाई थी। लेकिन अगर CO2 ज़्यादा है, CO2 का लेवल ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? ये compete करता है ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग के दौरान। अगर CO2 का लेवल ऑक्सीजन के लेवल से ज़्यादा है तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि CO2 जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, ना कि ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, बाइंडिंग एफिनिटी है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर CO2 का प्रेशर कम है, CO2 लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा? फिर इसका उलट होगा कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है pH। pH को बेसिकली हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बेस पे जो है मेजर करते हैं। अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि pH जो है वो कम है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो pH जो है वो कम हो जाएगी, और कंडीशन जो होगी वो मोर एसिडिक हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, pH कम हो जाएगी, और कंडीशन जो है एसिडिक हो जाएगी, और एज ए रिज़ल्ट जो है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है लाइब्रेशन हो जाएगी। ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? अनलोडिंग हो जाएगी। pH कम कहाँ पे है? pH कम जो है वो टिश्यू लेवल पे होती है। टिश्यू लेवल पे pH कम क्यों है? क्योंकि टिश्यू लेवल पे मेटाबॉलिज्म हो रही है। मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में हमारे पास क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। जितनी ज़्यादा यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रही है, उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे लाइब्रेट हो रहे हैं।
हाइड्रोजन आयंस लाइब्रेट होंगे तो पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पीएच कम होगी, हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे तो हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ऑक्सीजन लाइब्रेट होगी। ऑक्सीजन लाइब्रेट होकर इन टिश्यूज़ के पास आएगी। मोर मेटाबॉलिज्म, मोर ऑक्सीजन लाइब्रेशन, तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन लाइब्रेट होगी यहाँ से तो वो टिश्यूज़ की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, यहाँ से लाइब्रेट होगी, ब्लड से। तो जितनी यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी उतनी ऑक्सीजन लाइब्रेशन भी ज़्यादा होगी और पीएच उतनी कम होगी। क्यों, पीएच क्यों कम है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो मोर हाइड्रोजन आयन जो है वो लाइब्रेट हो रहे हैं यहाँ से थ्रू मेटाबॉलिज्म, जो कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं एचबी के साथ या हेमोग्लोबिन के साथ। पीएच अगर ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली प्रोसेस जो है इसका उलट होगा। ये तो था पीएच। अगर पीएच की बेस पे बात करें तो जितनी पीएच जो है कम होगी, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म है तो उसके नतीजे में हमारे पास बीपीजी जो है वो ज़्यादा बनेगा। बीपीजी क्या है, हमारे पास बाईफॉस्फोग्लिसरेट है, एक कंपाउंड है जो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो है बन रहा है। अगर ये ज़्यादा है तो पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है हेमोग्लोबिन की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और ऑक्सीजन क्या होगी, लाइब्रेट होगी। इसी तरह अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है, मेटाबॉलिज्म अगर ज़्यादा है, यहाँ पे एक्टिविटी जो है ज़्यादा हो रही है तो अल्टीमेटली क्या है, ऑक्सीजन टेम्परेचर जो है यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, लाइब्रेट हो जाएगी एट द टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पीएच कम होगी, मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा। ये तीनों जो प्रोसेस हैं एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। पीएच, बीपीजी लेवल या टेम्परेचर जो है ये तीनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तीनों का जो मुश्तरका काम है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। तीनों प्रोसेस किसके थ्रू रेगुलेट हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म के थ्रू। मीन्स अगर मेटाबॉलिज्म यहाँ पे तेज़ है, मेटाबॉलिज्म अब तेज़ कब होगी, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे, जब हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उसके दौरान क्या होगा, यहाँ पे टिश्यू लेवल पे मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ होगी और ऑक्सीजन लाइब्रेशन भी यहाँ से ज़्यादा होगी। ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन मेटाबॉलिज्म जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी फिर उसको कम चाहिए टिश्यूज़ को, तो यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है लाइब्रेट होगी। ऑक्सीजन लाइब्रेट हो रही है ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जो ऑक्सीजन यहाँ से आ रही थी वो सारी की सारी यहाँ से लाइब्रेट हो गई। कुछ अमाउंट जो है यहाँ से लाइब्रेट हुई, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो यहाँ से दोबारा हमारे हार्ट की तरफ आ जाती है। यही पॉइंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि ऑक्सीजन लाइब्रेट तो हो रही है लेकिन सारी की सारी नहीं हो रही। कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है लाइब्रेट होती है ड्यूरिंग रेस्ट, ज़्यादा अमाउंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज होती है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कुछ अमाउंट जो है यहाँ पे वेन्स के अंदर चली जाती है। मीन्स वीनस ब्लड आल्सो कैरी ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ पे चली जाती है, लंग्स के अंदर, लंग्स तक चली जाती है दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में सेल्स प्रेजेंट है, उनको भी ऑक्सीजन डिलीवर करनी है इस ब्लड ने। तो ये ऑक्सीजन का जो प्रोसेस है ये ऐसे होता रहता है। हमने यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की बेस पे एक बात की थी सैचुरेशन की। तो सैचुरेशन की बात करें तो एट द सी लेवल जो है सैचुरेशन कितनी होती है कि 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है सी लेवल पे। लेकिन नॉर्मल बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, वो 19.6 ml है इन दी 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ऑफ ब्लड में 19.6 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी हमारी बॉडी के अंदर एट दी नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब सी लेवल पे बात करते हैं तो सी लेवल में क्या होगा कि 100 ml के साथ कितने होंगे, 20 ml जो है ऑक्सीजन जो है बाइंड करती है।
हेमोग्लोबिन के अंदर। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका खुलासा करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात की कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे लंग्स तक पहुंचता है और लंग्स के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन की लोडिंग होती है और वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा से हमारे हार्ट के अंदर आ जाता है। यहाँ से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे टिश्यू लेवल पे चला जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, अनलोडिंग हो जाती है। ऑक्सीजन की अनलोडिंग होगी टिश्यूज़ के साथ और CO2 की जो है वो एक्सचेंज होती है। यहाँ पे टिश्यू लेवल पे क्या हो जाती है, गैसियस एक्सचेंज। ऑक्सीजन अनलोड होगी और CO2 क्या हो जाएगी, लोडिंग हो जाएगी। वीनस ब्लड CO2 कैरी करके दोबारा से हमारे हार्ट को सप्लाई कर देता है और हमारे हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोबारा से हमारे लंग्स की तरफ आ जाता है फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन। उसके बाद हमने बात की कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जिनको हमने नाम दिया हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन हमारे RBCs के गिर्द एक लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसी हेमोग्लोबिन जो है ये 4 चेन से मिलकर बनी हुई है। 524 अमीनो एसिड हैं। ये जो 4 चेन हैं इसमें से फर्स्ट चेन के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन आके बाइंड करेगी। जैसे ही इसकी एक चेन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है, फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है बाइंड करता है, बाइंडिंग स्टार्ट होती है तो इसकी रेस्ट ऑफ जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या आ जाती है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं। ये कन्फर्मेशनल चेंजेस क्या करते हैं कि रेस्ट ऑफ द चेंज है उसको क्या कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग। और सारे हेमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाती है, ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है। पहले हमने इस मॉलिक्यूल को HB का नाम दिया था, जस्ट हेमोग्लोबिन था, ये HB था। जब ये ऑक्सीजन बाइंड हो गया इसके साथ तो अब इस मॉलिक्यूल को हमने नाम दिया HbO2 का, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का नाम दिया। ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है यहाँ पे लंग्स के अंदर जो है ऑक्सीजन बाइंडिंग हुई और ऑक्सी हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई। अब ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन हार्ट की तरफ जाएगा और हार्ट से होता हुआ दोबारा हमारे टिश्यू लेवल पे चला जाता है और यहाँ पे आके ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, अनलोडिंग हो जाती है। ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ये टूट जाता है इनटू हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ से लाइब्रेट होगी और हेमोग्लोबिन दोबारा से हमारे लंग्स की तरफ आ जाती है फॉर द पर्पज ऑफ सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये तो थी लोडिंग और अनलोडिंग का काम। अब लोडिंग और अनलोडिंग जो है, बाइंडिंग या लाइब्रेशन जो है, इसको कुछ फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे थे। उन फैक्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का, कि लंग्स के अंदर हमने बात की कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये क्या करता है, लोडिंग काज करवाता है। और टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम है तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, लाइब्रेशन हो जाती है या अनलोडिंग हो जाती है। CO2 की बात की, CO2 का लेवल अगर ज़्यादा होगा तो जैसे यहाँ पे टिश्यू लेवल पे है CO2 का लेवल जो है ज़्यादा है क्योंकि मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में क्या हो रही है, CO2 बन रही है। तो यहाँ पे CO2 का लेवल ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, जो बाइंडिंग एफिनिटी है विद हेमोग्लोबिन वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और CO2 जो है यहाँ पे बाइंड करेगी हेमोग्लोबिन के साथ और एज ए रिजल्ट जो है ऑक्सीजन जो है लाइब्रेट हो जाएगी। ऑक्सीजन की लाइब्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी एट द टिश्यू लेवल। लेकिन जहाँ पे लंग्स पे पहुँचते हैं तो लंग्स में क्या है कि ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, CO2 का लेवल कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 लाइब्रेट होगी और ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, लोडिंग हो जाएगी। ये दोनों प्रोसेस, ऑक्सीजन और CO2, ये दोनों इसकी और लोडिंग और अनलोडिंग दोनों के अपोजिट है एक दूसरे के। उसके बाद हमने pH की बात की कि अगर pH कम होगी तो लाइब्रेशन होगी और अगर pH ज़्यादा है तो लाइब्रेशन नहीं होगी बल्कि लोडिंग हो जाएगी। इसी तरह PBG की बात की, बाईफॉस्फोग्लाइसरेट की, टेम्परेचर की हमने बात की। तो इसी तरह से आज हमने ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि आपको टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर ना हुआ तो फिर आप मज़ीद कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।